अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सबको चांद रात मुबारक। ईद का चांद नज़र आने पर ज़ाहिर है सबके हमारे जज्बात कुछ मिले जुले से होते हैं। यानी जहाँ रमज़ानुल मुबारक के जाने से उदासी भी होती है, दिल उदास होता है, वहीं चांद के नज़र आने की खुशी भी है। एक लंबी प्लानिंग होती है, मसरूफ़ हो जाते हैं हम सब लोग कि सुबह सवेरे ईद की नमाज से लेकर रात देर सोने तक क्या कुछ करना है, कितने काम रह गए हैं। कहीं कपड़ों की तैयारियां हो रही हैं, कहीं मार्केट्स लोग निकल रहे हैं। ईद का दिन ज़ाहिर है फ़ाइनल तैयारी के लिए ये जो चांद रात का जो वक्त होता है मगरिब के बाद से जो शुरू हो जाता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है तैयारी के लिहाज से। फिर खुशियाँ बांटने का एक मरहला आ जाता है, यानी छोटों को ईदियाँ दो, बड़ों से ईदियाँ लो। कहीं मज़े मज़े के खाने बनते हैं, कहीं खुलूस भरी दावतें होती हैं। ईद एक ऐसा खूबसूरत त्यौहार होता है नाज़रीन कि अगर आप सुबह कहीं मेज़बान होते हैं तो शाम किसी के मेहमान। यहाँ एक ख़ास फ़ील दिल में सारा दिन रहती है, और वो है उन अपने प्यारों की जो हमें छोड़ जाते हैं, और ईद के रोज़ वो भी प्यार भरी यादों में आ जाते हैं। ईद से पहले जब बात आती है चांद रात की, तो आप सब जानते हैं कि बाज़ारों की जो रौनकें होती हैं ये बढ़ जाती हैं, रश हो जाता है, कोई दर्जी के पास दौड़ता है, कोई फैमिली की शॉपिंग मुकम्मल करने में लगा हुआ होता है। मर्द हों या ख़वातीन हों, बच्चे हों, सबकी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि ईद के जो 3 दिन होते हैं, नए जूते, नए कपड़े, नई ज्वेलरी, हर नए स्टाइल के साथ 3 दिन जो है ना वो तैयार हुआ जाए। फिर इस भाग दौड़ में कभी आपने सोचा कि वो चेहरे जिन्हें हम सारा साल टीवी पर देखते हैं, सियासी गुफ्तगू करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, लड़ते झगड़ते तो नहीं कह सकते, एक आर्ग्यूमेंट होता है, वो कुछ सख्त मिजाज के लोग भी हैं, उनको भी देखते हैं। वो जो ऐसे त्यौहार हैं जब ये दिन आता है, उनके मिजाज में, उनकी बातों में कैसे नरमी आ जाती है, वो अपने ये दिन कैसे गुजारते हैं, अपनी जो वर्क लाइफ है, फिर फैमिली लाइफ, इसको बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ख़ासकर चांद रात को क्या फिर इनकी मसरूफियात होती हैं, फैमिली कितना टफ़ टाइम देती है। ज़ाहिर है हम जैसे जो लोग होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में तो बिज़ी होते हैं, लेकिन जो एक घरेलू लाइफ है वो भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है। तो कुछ ऐसे ही चेहरे, शख्सियात जिन्हें हम सारा साल आप लोग टीवी पे देखते हैं, वही आज मेरे इस ख़ास चांद रात का जो प्रोग्राम है उसमें मेरे मेहमान हैं। मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँ, शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, चांद रात मुबारक हो आपको। अतर काज़मी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अनीका निसार हैं, सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और चांद रात मुबारक। शर्मिला साहिबा, आपसे शुरू करती हूँ। यकीनन जिस तरह हमारी लाइफ मसरूफ़ होती है, आपकी हमसे कहीं ज़्यादा एक हलकों की भी सियासत होती है, ज़्यादा मिलना जुलना होता है, फिर फैमिली लाइफ भी होती है। ये जो चांद रात होती है, ये कैसी तैयारियां होती हैं, कितना बड़ा चैलेंज होता है कि कुछ घंटे रह जाते हैं ना, ज़ाहिर है ईद की सुबह होने में, कि काम सारे मुकम्मल हो जाएं, फैमिली के भी, हस्बैंड के भी, बच्चों के भी। तो क्या होता है चांद रात पे? शुक्रिया शाजिया। चांद रात पे अक्सर जो मैं करती हूँ वो मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, और बच्चों की और सबकी तैयारियां पहले हो चुकी होती हैं। उसके बाद ये होता है कि दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, कोई लास्ट मिनट कोई छोटी चीज़ होती है, या ऐसे ही गाड़ी में घूमने निकल गए, रौनकें देखने निकल गए। क्योंकि कराची में आपको पता है कराची रोशनियों का शहर है और वहाँ पर बड़ी रौनक होती है। लोग बाहर निकलते हैं खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, विंडो शॉपिंग करने के लिए। कराची के अंदर कॉमन्स मार्केट भी लगती है जहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, जगह जगह मेहंदी लग रही होती है। एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही फेस्टिव सा माहौल होता है। बट यू नो, ऑल सेड एंड डन शाजिया, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो इस वक्त मुल्क के मजमूई हालात हैं, बलूचिस्तान हुआ या खैबर पख्तूनख्वा हुआ, गज़ा के अंदर जिस तरीके से बच्चों की शहादतें हो रही हैं और एक माहौल है, कहीं कहीं हम ये
एक लम्हे के लिए ठहर जाते हैं सोचने के लिए कि हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम एक खुली फ़ज़ा में सांस ले सकते हैं और ईद की खुशियाँ मना सकते हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया या उनके पास खुशी मनाने के लिए अब कुछ रहा नहीं है। वहाँ पर आके दिल थोड़ा सा तकलीफ में आ जाता है। और यू नो इट इज़, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब, माय फादर पास्ड अवे 4 years ago, तो उसके बाद से मेरे लिए ईद वो ईद नहीं रही है। जैसे होता था ना, एक दिल से हमेशा खुशी मनाते थे, तो व्हेन यू लूज अ लव्ड वन, आपके दिल में वो एहसास, वो वॉइड रहता है। मैं भी अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले यही बात कर रही थी, मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उनसे यही कह रही थी कि ईदों का मज़ा बुजुर्गों के साथ होता है, बड़ों के साथ होता है, अपनों के साथ होता है। जब माँ बाप नहीं रहते तो एक जो इंतज़ार होता है ना कॉल आने का या कॉल करने का, कि किसको आपने ईद की मुबारकबाद देनी है या वसूल करनी है या बड़े हम्मे से आपने जाना है माँ बाप के घर, तो जब आपके पेरेंट्स नहीं रहते तो ये खुशियाँ बड़ी अधूरी सी रह जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब तक आप ज़िंदा हैं, हम जी रहे हैं, तो इन दुनिया के ये जो फेस्टिवल्स हैं, ज़ाहिर है आपको भी इनके साथ चलना है। अतर काज़मी साहब, क्या डिमांड्स होती हैं घर वाली की, बीवी की, बच्चों की, या आप नहीं इंटरेस्ट लेते और सब कुछ बीवी के हाथ में होता है कि कर लो जो करना है, ये पैसे पकड़ो और जाओ करो शॉपिंग? शुक्रिया शादिया, पहले तो बड़ा आपने जो शुरू में इंट्रो किया बड़ा ज़बरदस्त था, और मेरी भी ये ख्वाहिश थी। आपने कहा कि जो लोग सख्त मिजाज और सारा साल टीवी पे लड़ने वाले, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि अनीका निसार को देखें कि बाकी दिनों में ये कैसे नजर आती हैं। वैसे तो इनको हम टीवी पे देखते मैं तारीफ कर चुकी हूँ, अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं कॉम्प्लीमेंट दे चुकी हूँ, शी इज लुकिंग वेरी नाइस। नहीं, मैं वो उनके सख्त मिजाजी और उनकी लड़ाई की बात कर रहा हूँ। पूरा साल तो देखे ना, सख्त मिजाजी से वो करती हैं, अपना प्रोग्राम भी करती हैं और उधर लड़ाई भी होती रहती है। तो आज अच्छी बात है कि आज इनका हम दूसरा जो है वो चेहरा भी देखेंगे। दूसरी बात ये है कि जो चांद रात की है, ऑब्वियसली फैमिली के साथ और बच्चों के साथ, और बेगम साहिबा जो कहती हैं वो कर लेता हूँ। तो चांद रात हो, बल्कि हर कोई भी रात हो, कोई भी दिन हो, जो जिस तरह बेगम साहिबा कहती हैं उसी तरह होता है घर में। और वैसे भी हमारी तो अब ज़्यादातर ईदें तो पाकिस्तान में होती नहीं हैं, बच्चे मेरे बाहर ही होते हैं और बेगम साहिबा भी ज़्यादा बाहर होती हैं, तो इस वजह से जो भी इकट्ठे गुजारे। एक बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि जो बेगम कहती है बस वो कर लेता हूँ, वो हो जाता है। ये मजबूरी थी, एहतराम था, ये खुशी से होता है? नहीं, ये प्यार से होता है जी। अच्छा। प्यार से होता है जो, और मजबूरी तो कोई नहीं है। जिस तरह ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली तो नहीं होती, बाहर आप रहें तो फिर आपको अकेला रहने की आदत पड़ जाती है। हाँ। तो चांद रात पे भी हमारा यही होता है, कोई ड्राइव वगैरह चले जाएं, कोई बाहर थोड़ा सा निकल जाएं। बाकी बच्चों के कपड़े वगैरह बच्चों ने अगर लेने हों, इसी तरह बेगम ने अगर कपड़े लेने हों वो लेती हैं, वो शॉपिंग करती हैं। जहाँ तक मेरी अपनी है तो मुझे तो इतना शौक नहीं है, तो मैंने तो गुज़िश्ता मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ईद पे नए कपड़े लिए हों 15 साल में। तो और वैसे भी जो मजा ईद का पाकिस्तान में है, मुझे नहीं लगता कहीं बाहर लंदन अमेरिका में वो ईदें लगती नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो त्योहार लगते नहीं है। एग्जैक्टली। तो अब तो माशाल्लाह गुज़िश्ता 1-2 साल से हम ईद ज़्यादा पाकिस्तान में करते हैं, पर फिर भी फैमिली स्प्लिट हो जाती है, आधे बच्चे बाहर होते हैं, आधे इधर होते हैं, तो वो पर फिर इधर वालदा हैं, बहन भाई हैं, तो ज़्यादा ईद का ज़्यादा मज़ा इधर आता है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। अनीका, कॉम्प्लीमेंट तो मैं आपको दे चुकी हूँ, बिल्कुल सही लग रहा है कि चांद रात की तैयारी है, और अनीका ने ईद की भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की होगी, आपकी चांद रात की तैयारी देख के लग रहा है। क्या मसरूफियत रहती है चांद रात पे अनीका? थैंक यू शादिया, फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली, एंड आप सबको चांद रात मुबारक एंड एडवांस ईद मुबारक। मेरी तैयारी शादिया इससे पहले नहीं हुआ करती थी, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले। आई यूज्ड टू बी प्रीटी सिंपल। जनरली चांद रात के ऊपर मुझे होता था कि घर स्पिक एंड स्पैन लगना चाहिए, चाहे खुद आप पजामे के अंदर फिर रहे हैं। तो मेरी ये पूरी सफाइयां हो रही होती थी। जब कोई सफाई कर भी जाता था मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, तो आई यूज्ड टू बी क्लीनिंग एवरी नूक एंड क्रेनी ऑफ द हाउस। लेकिन जब से माशाल्लाह एक वो माँ का रुतबा मिला है और बेटी की माँ का रुतबा मिला है, तो जिंदगी तब्दील होके रह गई, बदल के रह गई। अब ये होता है
कि, और आपको पता है आपकी साहबजादी और मेरी साहबजादी की जो पैदाइश है वो बिल्कुल आसपास ही हुई, बिल्कुल बिल्कुल 1 महीने का गैप है बिल्कुल। और हम उस टाइम पर दोनों इकट्ठे 92 में हुआ करते थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था। बल्कि इकरा आएंगी तो इकरा बिल्कुल, मैं आप और इकरा बिल्कुल 1-2 महीने का ही फर्क था, और हम तीनों की बेटियां माशाल्लाह माशाल्लाह, एग्जैक्टली। तो वो बेटी होने के बाद शादिया जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई है माशाल्लाह। वो इतनी, इसको पहनना ओढ़ना इतना अच्छा लगता है कि मुझे बहुत कभी कभी जिस तरह अभी शर्मिला ने कहा कि अभी इस टाइम पे सिचुएशन बड़ी सीरियस और सॉम्बर भी है, कश्मीर में भी देखें, फलस्तीन में भी देखें, बलोचिस्तान KPK के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने बच्चों को एक उम्मीद देने के लिए ये तैयारी, ये खुशी, ये त्यौहार मनाना पड़ता है और मनाना चाहिए भी, ताकि किसी तरीके से हमारी नई जनरेशन जो है वो होपलेसनेस में ना आ जाए। अभी अतर ने मुझे कहा कि सख्त मिजाजी, तो अभी कुछ दिन पहले तो अतर काज़मी हम लोग एक इफ्तारी पे मिल रहे थे, वहां नहीं आपने मेरा खुशगवार चेहरा देखा था? आपको सिर्फ वहां पे तो देखा था आज नहीं, वहां पे तो बिल्कुल देखा था। मैं कह रहा था कि टीवी प्रोग्राम्स वाला आज पहली दफा टीवी पे भी था। मेरे ख्याल में टीवी प्रोग्राम वाले जो लहजे हैं वो टीवी तक छोड़ देने चाहिए। हम लोगों की भी अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसे हमें आगे और बाहर निकल कर देखना चाहिए। शर्मिला, इसमें तो कोई शक नहीं है, हर गुजरने आने वाला जो दिन है वो पिछले दिन से मुख्तलिफ होता है। और जब साल की बात करें तो पिछला साल और जिस साल में हम अब चल रहे हैं, बड़ी तब्दीलियां आ चुकी होती हैं। आपकी ज़िंदगी में पिछले साल से लेकर अब तक सबसे बड़ी तब्दीली अगर मैं पूछूं, चेंज शर्मिला की लाइफ में क्या आया, तो वो क्या होगा? आई थिंक शाजिया, we always change. मेरा ख्याल है change is the only thing that is constant. हम as human beings also change होते हैं, हमारा मिजाज बदलता है, हमारे लोगों से रवैये बदलते हैं, हम सीखते हैं, you learn, और एक certain age पे आके आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रायोरिटीज़ बड़ी चेंज हो जाती हैं। पहले ज़िंदगी काफ़ी केयरफ्री होती थी, फिर जैसे शादी हुई, बच्चा हुआ, तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में पहले बहुत अहम होती थी अब वो बिल्कुल भी अहम नहीं रहती, कुछ और चीज़ें होती हैं जो अहम हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक वो द लास्ट 1 ईयर जो सबसे बड़ा चेंज मेरी ज़िंदगी में आया है वो सियासत के अंदर आया है। पहले मैं प्रोविंशियल असेंबली में होती थी और अब मैं कौमी असेंबली में हूँ, तो दैट इज़ अ बिग चेंज, अ मेजर चेंज इन माई पॉलिटिक्स। सियासत करने का तरीका, काम करने का तरीका, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे 2-2 हफ्ते अपने छोटे बच्चे को छोड़ के इस्लामाबाद में रहना पड़ता है। यू नो दैट, और अक्सर आप सुनेंगे कि जो अकम्पलिश ख़वातीन होती हैं, जो वर्किंग ख़वातीन होती हैं, वो आपसे ये कहेंगी कि जी वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, यू नो वी हैव टू टेक आउट टाइम फॉर एवरीथिंग। ऐसा होता नहीं है शाजिया, इट डजंट वर्क लाइक दिस। देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं बच्चा निगलेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं बच्चे के पास बैठी हूँ और मैं काम पे नहीं जा रही तो मैं काम निगलेक्ट कर रही हूँ, तो देयर इज ऑलवेज दैट गिल्ट फैक्टर कि आप ये चीज छोड़ के ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि वक्त तो बैलेंस करने की ज़ाहिर आप कोशिश तो करती होंगी, और सियासतदानों का काम बैलेंस कैसे करती हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी वर्किंग लेडीज़ हैं, हम भी काम करते हैं, तो यू आर वेरी मच राइट कि गिल्ट रहता है कि बच्चे को आप टाइम नहीं दे रहे हैं, आपका कोई काम है, आप उस पर जा रहे हैं, तो मैनेज कैसे करती हैं आप? I think my husband is very good. I think my husband, while I'm away in Islamabad, तो my husband Hasham, he takes care of my son. क्योंकि उसका स्कूल है, मैं उसका स्कूल छुड़वा के उसको वहाँ तो नहीं लेके जा सकती, he will miss his school. तो होता है, कभी फेस टाइम कर रही होती हूँ, कभी अच्छा मूड होता है बच्चे का, कभी नहीं होता, मामा वेयर आर यू। सो ये दीज आर सैक्रिफाइसेस दैट वी मेक, यू नो, एज विमेन स्पेशली। मर्दों को नहीं, मर्द तो घर से बाहर महीना महीना रहे, जो वो काम कर रहा है, बच्चे देखना औरत का काम है, ये तासुर होता है। तो हमारे लिए एज विमेन खवातीन, अगर हम अलग शहरों में हैं तो ये एक बड़ा सेक्रीफाइस होता है जिसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता। और हमेशा हमें ये बात सुननी पड़ती है कि अच्छा बच्चा निगलेक्ट हो गया। और अगर मुझे याद है जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो हम 3 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद में थे और हम वापस नहीं आ पा रहे थे, तो पीछे मेरा बच्चा बहुत मिस कर रहा था। तो मैंने एक दिन कहा कि जी मुझे वापस जाना है वीकेंड पे लिए, तो कहा गया कि नहीं आप नहीं जा सकती अभी, इट्स ओके, योर वर्क मैटर्स, दिस इज योर प्रायोरिटी। तो you know, when your work is your priority and your child is not, it is a you know, it's an awakening of a sort कि यार अब देखो ये काम है और काम के लिए आपको ठहरना है और आप वापस नहीं जा सकते। तो 3 weeks I was away from my son.
सो ये होती हैं सेक्रीफाइसेस जो लोग नहीं समझते या लोग एक्नॉलेज नहीं करते कि हम भी बड़ी मेहनत करते हैं और हम भी, इट्स नॉट ऑल बैठे हुए कौमी असेंबली में हर चीज़ अच्छी है, बिल्कुल, हाँ, कभी कभार प्रिविलेजेस हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब सिर्फ ये नहीं है कि आप सब कुछ हाँ, लेकिन अगेन ख़वातीन के लिए किसी भी शोबे में काम करना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। अतर, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर मैं आपसे यही पूछूंगी कि वाकई ख़वातीन की जो सेक्रीफाइसेस हैं उसको क्यों एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। जब हम घर से बाहर निकलें और कहें जी ये काम रह गया, तो ये सुनने को क्यों अक्सर ख़वातीन को मिलता है, अपनी मर्ज़ी से निकल रही हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है घर संभालना, तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चे संभालना, तुम्हारी जिम्मेदारी है किचन संभालना। तो ये हमारे माशरे में ये चेंज कब आएगा, ये इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मुझे एक वक्फा लेना, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। चांद रात ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। अतर, जो भी ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया, शर्मिला ये बात बिल्कुल ठीक कर रही थी कि जो वर्किंग विमेन होती हैं उनको ये बातें सुनने को ज़रूर मिलती हैं कि ज़िम्मेदारी तो तुम्हारी है। जैसे आप भी ज़ाहिर है काम करते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन कहीं आपके जहन में भी ये सोच है कि ठीक है मैं बाहर हूँ, मेरी बीवी है, उसी का काम है बच्चे संभालना, उसी का काम है घर चलाना, उसी का काम है किचन चलाना, उसी का काम है सब कुछ देखना। क्या आपकी भी यही सोच है? देखिए, हम तो जब मैं घर में होता हूँ तो 95% घर में कुकिंग मैं करता हूँ। अगर मैं घर में हूँ तो मेरे घर में तो ये बिल्कुल वाज़ेह। मुझे तो इस चीज़ से, एक तो पाकिस्तान में जो बहुत सारे मसाइल हैं, एक मसला जो एक और जिससे मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है, आप जिधर भी चले जाएं हर तरफ आपको मर्द ही मर्द नजर आते हैं। बीवियां इनकी घर में बैठी हुई हैं, खुद ये बाहर बैठे रेस्टोरेंट्स पे खाने खा रहे हैं। आप मीडिया को देख लें, और जिस दिन ईद आ रही होती है रिपोर्टिंग क्या हो रही होती है, मन चले मोटरसाइकिलों पे निकल पड़े, मन चले पहुंच गए साहिल समंदर पे, मन चले मलका कौसार की तरफ जा रहे हैं। और भाई ख्वातीन किधर हैं? क्या उनका काम यही है? वो घरों में ख्वातीन ने हांडियां रख दी, दस्तरखान सजा दिए। हम तो खुद ये स्टीरियोटाइपिंग को हम खुद मजबूत करते हैं कि जी ख्वातीन का सिर्फ यही काम है। मेरे ख्याल में कोई भी मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके अंदर ख्वातीन का मुतहरिक किरदार ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, और हमारी सोसाइटी में जो काम कर रही हैं, मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में काम किया है, बड़ी दुनिया देखी है। यकीन करें जितने मुश्किल हालात में पाकिस्तान में औरतों ने अपना नाम वो बनाती हैं किसी भी फील्ड के अंदर, उसको देख के रश्क आता है। टू बी ऑनेस्ट, हमारी ख्वातीन तो इंतहाई टैलेंटेड हैं, इंतहाई चीज़ों को समझने वाली हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं माशरे के अंदर, लेकिन ये सोच वक्त के साथ इंशाल्लाह तब्दील होगी, और उसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। हर जिधर भी आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर आप तहरीक आज़ादी को देख लें, फातिमा जना साहिबा का रोल देख लें, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लें, हर जगह पे ख्वातीन ने पाकिस्तान में मुतहरिक किरदार अदा किया। अमेरिका में आज तक कोई खातून सदर नहीं बन सकी, लेकिन शहीद बीबी यहाँ पे वज़ीर आज़म बनी और पाकिस्तान की अवाम के वोट से बनी। तो ये टेस्टिमेंट है इस चीज का कि पाकिस्तान की जो ख्वातीन है वो किसी फील्ड में मर्दों से पीछे नहीं है। हमारा मुआशरा ऐसा हो जाए, जैसे मैं अपने बचपन में, मुझे नहीं याद कि ऐसे त्योहारों पे घर से बाहर निकलने की इजाज़त होती थी, जैसे चांद रात है, हमें यही सुनने को मिलता था, नहीं 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 बड़े लड़के निकले होंगे, ये अच्छा माहौल नहीं होगा, कोई उधर से तंग करेगा, कोई उधर से तंग करेगा। तो आज तक ये सोच मेरे जहन में आज तक वो इतनी पनप चुकी है कि मुझे लगता है कि वाकई इस तरह के जो त्यौहार हैं, स्पेशली ये चांद रात, नहीं बाहर निकलना चाहिए। रश होता है, जब ये आपने मंचलों की बात की कि वो बाहर निकल पड़े, मोटरसाइकिलों पर निकल पड़े, तो ये मुआशरे का इस चीज़ से आज़ाद होना, इस सोच से आज़ाद होना बड़ा ज़रूरी है कि लड़कियां भी फ्रीली बाहर निकल सकें, चांद रात पे बाहर निकलने का वो डर ना हो, वो खौफ ना हो, फ्री होकर निकल सकें। अनिका, क्या आप मेरी बात से एग्री करती हैं? कहीं ना कहीं आज भी हमारे मुआशरे में ये सोच पाई जाती है ना? 100% एग्री शाजिया, इसलिए क्योंकि मुझे याद है मेरे घर वाले भी हमेशा ये कहा करते थे कि बेटा इन टाइम्स पे ना निकलें, आप इससे एक दिन पहले निकल कर मेहंदी लगवा लीजिए, एक दिन पहले जो है वो सारी तैयारी कर लें, चांद रात वाले दिन ना निकलें, इसलिए क्योंकि चांद रात वाले दिन स्पेसिफिक वर्ड होता था छिछोरे निकले होते हैं। तो मैं तो उनको मन चले नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखिए मन चले होना एक बात अलग होती है, छिछोरा होना एक बात अलग होती है। अगर आप अपने हुकूक, जो कि घूमना फिरना आपके हुकूक में से ऑब्वियसली, अपने हुकूक को देखते हैं लेकिन दूसरे के हुकूक को नहीं देखते, तो फिर आपके हक को भी आपका होने का कोई राइट नहीं है। यू डोंट हैव द राइट टू हैव दैट राइट।
सो स्पेशली कंसिडरिंग कि कुछ अरसे से कुछ वीडियोस बड़ी अजीबोगरीब सी आ रही थी कि खवातीन जो है वो चिंकी पे जा रही हैं, बाइक वाले लड़के बड़ा तंग कर रहे हैं। लाहौर की एक वीडियो थी बड़ी अजीब, बड़ी दिल दहला देने वाली। अभी पिछले दिनों एक मोटरवे का सान्हा हुआ है, दोबारा हुआ है, पहले हुआ सियालकोट पे, अब फैमिली के साथ। तो इस तरह के लोग क्यों दनाते फिर रहे हैं हमारी बेटियों के लिए? अब तो मैं सिर्फ बेटियों की बात नहीं करती, अब तो बेटों के लिए भी जो सिचुएशन है वो बड़ी मुश्किल और बड़ी अनसेफ हो गई है। तो पहले तो ये जो मन चले हैं ना, इनके मन को जरा कैद करके साइड पे रखा जाए, ताकि बाकी जितनी डिसेंट फैमिलीज हैं, जो घर वाले हैं, जो खवातीन पूरा दिन, हम तो वर्किंग हैं, हमें अपॉर्चुनिटी जहां बहुत सारी, बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं वर्किंग होने की, वहीं साथ ही हम बाहर निकलते हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो ईद के ईद बाहर निकलती हैं, या जिनका बाहर निकलना बहुत कम होता है, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही होती है बाहर निकलने की। तो उनका भी दिल है, उनको भी निकलना है, वो भी रंगीनियां देखें, वो भी मेहंदी लगवाने जाएं। उसके लिए हमें एक सेफ एनवायरनमेंट पैदा करना होगा। और अभी स्पेशली पंजाब के अंदर तो सीएम भी फीमेल हैं, मरियम नवाज साहिबा, तो उनको तो इसके ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कंसिडरिंग कि बहुत सारे मर्द हजरात, डिस्पाइट कि बहुत अच्छे मर्द हजरात हैं, अतर काजमी साहब जैसे, या हमारे घर वालों जैसे, जिस तरीके से मेरे हस्बैंड हैं, मेरे वालिद हैं, आपके हस्बैंड हैं, इसी तरह से शर्मिला के हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे मर्द हजरात मौजूद हैं, लेकिन बहुत खराब मर्द हजरात। मंचलों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाए, ये करना चाहिए। पाबंदी ना लगाए, लेकिन उन्हें लाइन में रखे, और अगर कुछ गड़बड़ करे तो वो क्या कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं पालम वाले। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा शर्मिला, जहाँ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, जैसे जो इंसिडेंट अभी बताए अनीका ने, हाईलाइट भी होते हैं, मसाइल का पता चलता है, अवेयरनेस आती है, वहाँ नुकसान भी बहुत है। आप छुप छुप के किसी की वीडियोस बना रहे हैं, फिर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर आप तंग कर रहे हैं। तो ये इस पर काबू हमें कब पाना है? अब लड़कियाँ तैयार होकर बाहर निकलें, कहीं ना कहीं कोई वीडियो बाद में लीक हो ही जाती है चलते हुए, फिर घर वालों को पता चलता है, फिर नाराज़गी, फिर वो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें कैसे ओवरकम करना है? आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू है शाजिया कि अब तो ये हाथ में जो ये मोबाइल फ़ोन आ गया है ना, जिसमें पिक्चर्स भी आप ले लें, वीडियोस भी आप ले लें, जब से ये शुरू हुआ है ना, तो अक्सर लोगों की प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। एंड इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि आप अपना राइट समझते हैं कि आप चलते फिरते किसी भी खातून की वीडियो बना लें या पिक्चर ले लें, या और उसको सोशल मीडिया पे डाल दें, या उसको फ्रेम करके कुछ भी बना लें, यू नो, दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें आप जितनी भी कानून साजी कर लेंगे ना, असल इशू आएगा कि हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दैट लॉ। अच्छा, ये इनहेरेंटली हमारे यहाँ ये इशू आता है कि लोग अपना राइट समझ लेते हैं, ख़ास तौर पे अगर इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर, तो दे थिंक इट्स देयर राइट टू कैप्चर यू एंड यू नो, चाहे आप किसी प्राइवेट सेटिंग में भी क्यों ना बैठे हों या अपनी फैमिली के साथ बैठे हों। एक फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं अगर सियासतदान हूँ तो मैं 24 घंटे तो सियासतदान नहीं हूँ ना, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बीवी भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, मेरे अपने ज़ाती काम भी हो सकते हैं, मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात भी हो सकती हैं कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के अपने मियाँ बच्चे के साथ खाना खा रही हूँ, दे विल टेक योर वीडियो एंड दे विल टेक योर पिक्चर एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। फिर वो एक कमेंट्स की एक दौड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन वेंट आउट योर यू नो फ्रस्ट्रेशंस। उस पर गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं, उस पर अच्छी बातें भी होती हैं। ये जो मिसयूज़ होता है ना और यूज़, उसके दरमियान एक बड़ी फाइन लाइन है। ये बेसिकली तरबियत की बात होती है। आप घर घर जाके लोगों को तरबियत नहीं दे सकते कि ये करना है कि नहीं करना। आप जो ये शख्स ये करता है उसको ये सोचना चाहिए कि उसके घर में भी माँ बहन बेटी है। वुड ही लाइक कि उसकी माँ बहन बेटी की तस्वीर कोई और गैर बंदा लेके सोशल मीडिया पे डाले और उस पर कमेंट शुरू हो जाए? ये सोचना चाहिए। हाँ, अक्सर लोग नहीं सोचते। वो कहते हैं नहीं जी, पब्लिक फिगर है तो ठीक है, एवरीथिंग इज ओपन फॉर स्क्रूटनी एंड फॉर इट्स आवर राइट। ये क्या बात है? लेकिन ऐसा नहीं होता। एक तहजीब और तमीज़ के दायरे में रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहती हूँ, कानून कितने कानून आप बनाएंगे, क्या करेंगे? पुलिस स्टेट तो नहीं बना सकते ना आप। यहाँ तो फिर अपने अपने घर के अंदर तरबियत की बात होती है। दिस इज़ वेयर अपब्रिंगिंग मैटर्स। दिस इज़ वेयर हम ये कहते हैं कि एक माँ को अपने बेटे को घर से तरबियत देनी है कि ना सिर्फ मेरी इज्जत करो, दूसरे की माँ बहन बेटियों की भी इज्जत करो।
बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा ये बात कहते हैं। वेरी ट्रू। अतर, ये जो एक मिथ बन चुकी है कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ पीटीआई के दौर में जितना स्टार्ट हुआ, या जितना मिसयूज़ पीटीआई ने किया, या जितनी फ्रस्ट्रेशन या गालम गलोच का एक सिलसिला पीटीआई ने शुरू किया, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो सकती है। आप 90s की हमारी सियासत देख लें, जब शहीद बीबी पार्लियामेंट के अंदर होती थी तो वो कौन सी शख्सियात थी जो वो किस किस्म की बातें करते थे, जिनको पकड़ के भावलपुर जेल में बाद में ट्रांसफर किया गया था। इसी तरह आप 70s की सियासत देख लें। मैं दरअसल हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैं सारी पुरानी चीजें भी देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ। आप नारे देख लें जो बेगम नसीम वली साहिबा के खिलाफ लगते होते थे। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो हर दौर के चैलेंजेस होते हैं। असल में जो चैलेंज है वो सोशल मीडिया नहीं, वो हमारे रवैये हैं। हमने अपने रवैये किस तरह बेहतर करने हैं। किसी जमाने में आप लाउड स्पीकर पे इस तरह की बात कर देते थे, किसी जमाने में आप जहाज से तस्वीरें फेंकवा देते थे। तो इस तरह के रवैयों को हमने खत्म करना है। उसमें कोई भी टूल इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या लाउड स्पीकर हो या कोई और टूल हो। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रवैये हैं वो कभी भी मिसाली नहीं रहे। और एक और चीज भी है हमारे मुआशरे में, हमें देखना होगा कि हमने हर इंसान को एज ए इंसान उसकी तकरीम करनी है, उसके साथ बेहतर सलूक करना है। जिस मुआशरे के अंदर अगर हम खातून को इज्जत देने के लिए, ये मैं कोई खुदा न खास्ता तनकीद किसी पे नहीं कर रहा, अगर हमने खातून को इज्जत भी देनी है तो पहले हम उसके साथ एक रिश्ता बनाएं कि भाई मैं तुम्हारी अपनी बहनों की तरह इज्जत करता हूं। क्यों बगैर रिश्ते के क्या खातून की इज्जत नहीं की जा सकती है? तो जो भी मर्द हो या खातून हो, हम सबको जो है एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। और ये हमारे माशरे में तरबियत की काफ़ी कमी है इस हवाले से भी। सोशल मीडिया की अवेयरनेस पॉलिटिकली लोगों को इतना ज़्यादा अवेयर कर दिया है अनीका। सियासत पहले भी होती थी, लेकिन फ़र्क ये है कि सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ की जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। घर घर में मोबाइल है, घर घर में सियासत का पता चल चुका है। सियासतदान कौन है, कौन बड़े बड़े इदारों के सरबराहान कौन है। एक्सेस इतनी ज़्यादा है कि आप रोकना भी चाहें तो आप नहीं रोक सकते हैं। क्या आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया आपके ख़िलाफ़ कभी इस तरह गलत इस्तेमाल हुआ अपनी पर्सनल लाइफ में? मल्टीपल टाइम्स। इसलिए क्योंकि देखिए, मेरा काम एज सहाफ़ी या हमारा काम एज सहाफ़ी ये है कि हमने सख्त सवाल पूछने। अब अगर कोई PMLN का लीडर आएगा तो हम उससे सख्त सवाल पूछेंगे, PTI का लीडर आएगा तो हम उससे सख्त सवाल पूछेंगे, और पीपल्स पार्टी के लीडर से उनके सख्त सवाल पूछेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने लीडरान को अवाम के सामने जवाबदेह करें और उनसे लॉजिकली लेकिन तमीज के दायरे में रहते हुए सवाल करें। अब जब वो सवाल होते हैं, और ऑब्वियसली वो सवाल तुर्श भी होते हैं, वो सवाल कड़वे भी हो सकते हैं, वो सवाल उनके फॉलोअर्स को अच्छे भी नहीं लगेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपके लीडर से जब सवाल हो रहा हो, जिसको आपने एक सर्टेन पेडेस्टल पे बिठाया हो और आपने उसको एक सर्टेन सोच का मालिक आप हो, और आपकी सोच आपके लीडर से ही मिलती हो, और कोई और सोचने की आप तैयारी करना चाहें भी ना, तो फिर वहां प्रॉब्लम ये आती है कि अंधी तकलीद आती है। और जब अंधी तकलीद आती है तो किसी से सवाल किया जाए उसको भी ब्लास्फेमी के तौर पे लिया जाता है कि जी ये तो बड़ा गलत काम किया है, इतना सख्त सवाल कर दिया आपने, आप पे, आपके खानदान पे, आपकी माँ पे, आपकी बेटी पे, आपके पूरे खानदान को ना वो लानत मलामत करने की मतलब कि सहाफियों को सियासतदानों ने या उनके चाहने वालों ने या उनके वर्कर्स ने या उनके कारकुनों ने न्यूट्रल रहने नहीं दिया। आप ये कह रही हैं हमें न्यूट्रल नहीं रहने दिया। ज्यादातर सहाफी न्यूट्रल नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो न्यूट्रल रहे हैं उनको माशाल्लाह हर तरफ से भर भर के गालियां मिलती हैं। मेरे ख्याल में जिस सहाफी को हर तरफ से गाली मिल रही हो वो सहाफी ठीक है इस टाइम पर। सो एक तरफ, और लीडर्स नहीं, लीडर्स हमारे बुरे नहीं हैं, हमारे लीडर्स अच्छे हैं, और हमारे लीडर्स मोस्ट ऑफ देम, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ज्यादातर लीडर्स अब ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि तमीज के दायरे में रहना है, बल्कि वो खुद सोशल मीडिया से बड़ा तंग है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, PTI के बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि सोशल मीडिया से ऑफ द रिकॉर्ड बहुत तंग है कि ये लोग तो हमें कोई डिसीजन नहीं लेने देते हैं, ये लोग हम लोगों को, हम जरा सा इधर उधर हों और इनकी थॉट के हिसाब से कोई चीज ना हो तो ये हमें जो है वो अकाउंटेबल कर देते हैं, हमारे कुछ एक्शंस को वायरल कर देते हैं। मेरे अपने प्रोग्राम में एक PTI के लीडर और PMLN के लीडर, अब हम मुसलमान हैं, हम आपस में सलाम भी करेंगे, हमें एक दूसरे से बात भी करनी है एक मुसलमान की हैसियत से, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो दोनों लीडर्स ने जब शो खत्म हो गया तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, हाथ पे हाथ मारा। अब वो क्लिप जूम आउट होते हुए मास्टर में कैप्चर हो गया और वो वायरल हो गया। सबने इतनी लानत मलामत की उन पीटीआई के लीडर की, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई किसी भी सियासी सोच, मकतबा फिक्र, फिरके, सूबे या जबान से ताल्लुक रखता हो, हम सब मुसलमान हैं, हम सब ने खंदा पेशानी से एक दूसरे को मिलना। बिल्कुल सही। अब ये हमें सियासतदान शर्मिला फारूकी बेहतर तौर पर बता सकती हैं कि सहाफ़ियों का काम तो सवाल करना होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर सख्त सवाल कर लिया जाए तो सहाफ़ी जो है ना वो बायस्ड हो गया, सहाफ़ी को हम कह दें कि ये तो उस पार्टी का है। ऐसा क्यों सियासतदान सोचते हैं शर्मिला साहिबा? आई थिंक सियासत में एक लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव क्रॉस दैट लाइन समवेयर सम टाइम इन लाइफ, हमने की है। लेकिन एक जो तमीज़ का एक दायरेकार है उसको बरकरार रखना चाहिए। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और वी कैन एग्री टू डिसएग्री विद डिफरेंट पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन वो जो एक बदतमीज़ी बीच में, आपको याद होगा तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हुई थी कि टॉक शो से भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके बाहर भी हो रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, दस्तों गिरेबा हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। I think we should maintain the dignity of politics and ourselves. अभी भी रिसेंटली भी एक वाक़या हुआ जिसमें दो सियासतदान जो हैं आपस में लड़ पड़े, लेकिन ये जो परसेप्शन है और जो इमेज है ना, ये शायद एक आध दफ़ा ही हुआ हो, लेकिन ये पब्लिक में बहुत बुरी तरीके से परसीव किया जाता है। फिर कहते हैं सारे सियासतदान जी ऐसे ही हैं, लड़ते मरते हैं, फलां हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है, जहाँ पर ख़वातीन के मसाइल हैं, वहाँ पर हम सब एक साथ भी बैठ जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट पीपल्स पार्टी में मुझे इतना हमेशा से इत्मीनान रहा है और प्रिविलेज रहा है कि हमने कभी भी कोई बदतमीज़ी का एक, जिस तरह दीगर जमातों के अंदर हो जाता है, मैंने अक्सर देखा है, एंड आई डोंट वांट टू नेम दोज पीपल, कि हैं जो रवायती तौर पे हैं बदतमीज़ और बिलो द बेल्ट बात करते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं। पीपल्स पार्टी में हमने ऐसा कल्चर नहीं देखा, एंड दिस स्टेम्स राइट फ्रॉम द लीडरशिप। देखें, हमारी जमात की जो लीडर थी वो शहीद बीवी थी, शी वॉज अ वुमन, सो आई थिंक दैट inherent respect stems from the fact that we had a women leader. फिर सदर जरदारी साहब वो खुद इन चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा हैं, फिर फरियाल तालपुर साहब हैं। सो ये जो ये तारीफ तो मैं हमेशा करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सहाफ़ियों को लेकर या तनकीद को लेकर, जितना पेशेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमने देखा है शायद वो किसी जमात में नहीं है, किसी और जमात में नहीं है। हमें 2008 का वो सारा वक्त याद है जब रोज़ाना हुकूमतें बनाई भी जाती थी, जरदारी साहब की गिराई भी जाती थी, बड़ी तनकीद होती थी। बहुत ज़ाहिर है कामराना दौर के बाद एक देर के बाद जमहूरी सेटअप आया था, तो जितना पाकिस्तान इश्तिहार छपे थे जी अखबारों में, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है, बिल्कुल। और उस वक्त भी सदर जरदारी साहब ने एक ही चीज़ हमें कही थी कि तनकीद करते हैं तो करने दो, लेकिन अपनी तमीज़ का दायरा जो है वो बरकरार रखना। वी वर ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड। मुझे याद है मैं एक टीवी शो कर रही थी, आई वॉज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन सिंध, और आई रिमेम्बर वाज मेहर बुखारी का कोई शो था समा के ऊपर, एंड आई वॉज वेरी लाउड एंड एवरीथिंग। तो मेरे साथ और भी गेस्ट बैठे हुए थे। जब ब्रेक हुई तो उस वक्त भी सदर जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो मुझे कॉल आई एक ड्यूरिंग द ब्रेक, तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहा कि व्हाई आर यू शाउटिंग। तो मैंने कहा सर ये इस तरह कह रहे हैं और आपकी बात कर रहे हैं। तो उसने कहा सुबह से लेकर रात तक मुझे ना जाने क्या क्या कहते हैं, मैंने कभी रिएक्ट किया है? मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज इट। आई थिंक दैट वाज इट, दैट स्टेड विद मी एंड दैट हैज स्टेड विद मी टिल टुडे। तो अब बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बड़ा दिल चाहता है कि जवाब दे दें, लेकिन फिर मैं समझती हूँ कि खामोशी में बड़ी डिग्निटी है। बिल्कुल, आई हैव लर्न दैट। ये क्रेडिट हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एटलीस्ट मैं तो ज़रूर देती हूँ। आता मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आके मैं आपसे पूछूंगी कि बरी का जो एक कल्चर पीटीआई ने शुरू किया, इससे पहले हमने नहीं देखा था ये कल्चर। हमने तो 90s की सियासत में ऐसी बेसब्री नहीं देखी थी, ऐसी गालम गलोच, ऐसा कुछ नहीं देखा था। ज़रा वापस आते हैं ब्रेक के बाद, इस पर आके बात करते हैं।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अतर, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो एक बदतमीज़ी का कल्चर, जवाब अल जवाब और फ्रस्ट्रेशन निकालने का जो सिलसिला पीटीआई ने शुरू किया, इससे पहले ये कल्चर नहीं था एटलीस्ट? नहीं, आई बेग टू डिफर शादिया, कल्चर ये पहले भी था। 90s की सियासत देख लें आप, पार्लियामेंट के अंदर नारे देख लें, सदर साहब पे चादरें फेंकी जाती थी, गो बाबा गो के नारे लगते थे, एक दूसरे घर घर ये बदतमीजी का कल्चर नहीं था, ये पोलराइजेशन नहीं थी अतर? नहीं, पोलराइजेशन देखें उस जमाने में भी थी। हमें याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 जमातें थी, और उस वक्त हम जब स्कूल जा रहे होते थे तब भी बहस हो रही होती थी। पर ये असल में जितना ये इमीडिएट इसका इफेक्ट आता है वो अब आता है सोशल मीडिया की वजह से। घर में बैठा कोई भी शख्स कुछ भी सोच रहा है, वो फौरन सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता है, अपनी राय का इजहार कर देता है। पहले ट्रैफिक वन वे थी कि आप कॉलम लिख देंगे, आप टीवी पे बैठ के कोई बात कर लेंगे, तो वो बहस वहां से होती थी और वो आपके ड्राइंग रूम्स में होती थी, दीगर जगहों पे होती थी। अब हर बंदा जो है वो इंफॉर्मेशन आगे शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, तो इस वजह से हमें इसका इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा लगता है। हर बंदा सहाफी बन चुका है, जिसके पास ये कैमरे वाला फोन है ना, हर बंदा सहाफी बन जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं मियां साहब के, दीगर सियासी जमातों के, जो अभी मैं एक एक करके गिनवा सकता हूं, पर वो उसका फायदा नहीं है। तो ये हर दौर में ऐसा कुछ होता रहा। और दूसरी बात ये है कि जो सहाफ़ी हैं हम पे भी तनकीद होती है। अब टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे जो है वो दुश्मन तराजी होती है, सोशल मीडिया के ऊपर रोज आपको लिखते हैं, पर हमें भी जो है ना एज ए सहाफ़ी मैं ये समझता हूँ कि मैं तो सम टाइम उसको दरगुजर कर देता हूँ, बर्दाश्त कर लेता हूँ। जब हमारा काम ये है कि हम लोगों से के ऊपर तनकीद भी करते हैं, उनसे सख्त सवालात भी करते हैं, तो हमें भी थोड़ी सी बर्दाश्त करनी चाहिए। मैं ये यहाँ पे ऐसा भी देखता हूँ कि पाकिस्तान में एक और कल्चर बन गया। हम सहाफ़ी ये समझते हैं कि जैसे हम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इंपॉर्टेंट लोगों से बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे रिपोर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे कोई तजिया देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे वो बन के बैठ गए जैसे हम समझते हैं कि रियासत को कैसे चलाना है। हम जाके बताते हैं कि भाई इसको हुकूमत में आने दो, इसको ना हुकूमत में आने दो, इमरान खान अच्छा है या मियाँ साहब अच्छे हैं या बिलावल साहब अच्छे हैं। ये हमारा काम नहीं है। हम जो सही समझते हैं हम वो बात करें, और खुद को हम थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंस देते हैं थोड़ा सा कम करें। ये खाम खा का हम चौथा स्टोन बने में वी आर नोवेयर टू बी ऑनेस्ट। सो लेकिन जो आजकल फिर वो पीका एक्ट और जो सहाफियों के साथ हो रहा है, जो पकड़ धकड़, तो ये भी तो गलत हो रहा है ना। एग्जैक्टली अगर हम इतना होते तो हमारे साथ जो है वो इस तरह ना होता, इसके आगे हम खड़े होते। देखें हमने गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी लेनी है, हमने गवर्नमेंट से जमीनें भी लेनी है, गवर्नमेंट से प्लॉट्स भी लेने हैं, और इंडिपेंडेंट सियासत भी करनी है, और गवर्नमेंट से इश्तिहारात भी लेने हैं, और बाहर बैनर उठा के खड़े भी होना है। व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली मॉडल ही हमारा जो है वो जो है थोड़ा मुनासिब नहीं है। या तो हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हो, सारे फाइनेंसेस खुद जनरेट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट के इश्तिहारात पे यहाँ पे इन्हिसार है और बहुत सारी चीज़ों पे इन्हिसार है। तो जो जैसी सियासत चल रही है, जैसी जमहूरियत चल रही है, वैसी हमारी सहाफत चल रही है। जो हम पारसाई का दावा कर देते ना कि हम सहाफ़ी और हम ये हम वो, भाई हम भी इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट हैं, हम में भी कमियाँ हैं, हमने भी अपने आप को देखना है। बिल्कुल से अनिका, जो एक मुआशरे में एक अनसर्टेनिटी है, जो एक बड़ी बेचैनी सी है, क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस ना मिलने की वजह से है? क्यों हर मसाइल की वजह जो है वो ये समझा जाता है कि हाँ पीटीआई के साथ ये हो रहा है ना इसलिए ये मसाइल हैं, पीटीआई के साथ ये ना होता तो शायद ये मसले आज ना होते। इज इट रियली ट्रू? नो शादी, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। व्हाई? बिकॉज मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है ये इस तरह की जो इस टाइम पर सोसाइटी में वो ये है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक जो सर्टेनिटी है वो नहीं है। हम आए रोज अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत थ्राइव नहीं कर पा रही है। और क्योंकि हमारी मईशत थ्राइव नहीं कर पा रही है तो जरिया माश लोगों का नहीं बनता। एक सर्टेन टाइम पर बनता है, उसके बाद फिर कोई टैक्स लग जाता है, फिर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है। और टैक्स इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन टैक्स कहाँ किसको कितना लगाना है दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ऐसी पॉलिसी आ जाती है कि फिर से ना समहाउ द अदर बिजनेसेस या आपको अर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आप खुशहाली देखना चाहते हैं और इस इज़्तिराब को ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको जरिया माश दे दीजिए, और इतना दे दीजिए कि वो उनके लिए एम्पल हो कि उनको किसी तरह की अननेसेसरली अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत ना पड़े।
बेसिक ह्यूमन राइट्स दे दीजिए, तो फिर कोई किसी जमात के पीछे नहीं जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह PTI for the sake of PTI as such is not important. PMLN for the sake of PMLN is not important. इनके फॉलोअर्स इनको इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि उनके हुकूक इनकी जमात दिलवाएगी। और क्योंकि ऑपोजिशन की जमातें हमेशा तगड़ी हुआ करती हैं, हुकूमत हमेशा बैकफुट पे हुआ करती है, दिस इज नॉट राइट नाउ। PTI के जमाने में इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि मैं आलू प्याज और दालों की कीमतें कम करने तो नहीं आया हूँ, और आलमी मार्केट के अंदर अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो हर हुकूमत जो होती है वो मुश्किल में होती है, हुकूमत करना आसान काम नहीं है, और हर ऑपोजिशन तगड़ी होती है क्योंकि ऑपोजिशन ने हुकूमत को अकाउंटेबल समझना होता है। तो इसमें सियासी जमातों से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोग अब तंग आ चुके हैं मुश्किल और मुख्तलिफ अदवार देख देख कर माशी तौर पर, और वो तंग आ चुके हैं कि उनको क्यों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, और वो तंग आ चुके हैं कि हमें 25वीं 24वीं दफा भी IMF की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है। वो तंग आ चुके हैं कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, डिस्पाइट दैट हम लोग इकोनॉमी को स्टेबल क्यों नहीं कर सक रहे। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजंस भी तब लिए जाते हैं, या इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन के इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी तब लिए जाते हैं जब आपकी इकोनॉमी तगड़ी हो। सो मेरे ख्याल में आप मईशत को ठीक कर दीजिए, आप बेसिक इंसानी हुकूक को ठीक कर दीजिए, तो कोई सियासी जमात मैटर नहीं करेगी। बिल्कुल सही, पॉलिसी शिफ्ट लाने की जरूरत है। शर्मिला फारूकी साहिबा, इस वक्त जो मुआशी चैलेंजेस हैं इससे इनकार तो नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें लेकर भरपूर तरीके से हुकूमत का हिस्सा बनकर क्यों सर्व नहीं करना चाहती है? क्यों ये चैलेंजेस अपने सर पर लेकर उनका सामना नहीं करना चाहती? देखें, वजारतें हमारे लिए कभी भी वाज़न्ट द एंड ऑल एंड बी ऑल, और वजारतें लेके तो कभी भी मसाइल के हल नहीं हुआ ना। वजारतें लेके तो फिर आप वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं ना, जो आप काबीना में बैठते हैं और गाड़ी पे झंडा लगता है। मसाइल का हल तो आप अगर एक रोबस्ट ऑपोजिशन हो और एक समझदार ऑपोजिशन हो तो वो भी हुकूमत को अच्छे फैसले करने पे बावर करा सकती है। इस वक्त जो सिचुएशन है, और हमारा कोई अच्छा PDM में इनके साथ काबीना में बैठना कोई एक अच्छा बहुत मुस्बत कोई एक फैसला नहीं था, और ना ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और हम वाकई ये चाहते हैं कि PMLN के पास जो इख्तियारात हैं वो अपनी काबीना बनाएं, और बनाई है उन्होंने, और अब उसमें 50 वज़ीर हैं, अब वो डिलीवर करें। हम तो देखें ना जी, हमारे तो इशूज अलग चल रहे हैं इनके साथ। इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो कनाल्स के हवाले से है। आपने हुकूमत बनाने में साथ दिया, आप साथ खड़े रहे। पूछेगी हुकूमत बनाने में बिल्कुल हमने साथ दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, लेकिन जहां पर अवाम के खिलाफ काम हो रहा है, जिस तरीके से कनाल के हवाले से हो रहा है, वहां पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन से ज़्यादा भरपूर किरदार अदा कर रही है। ये काम ऑपोजिशन का था, लेकिन ये हम कर रहे हैं हुकूमत का साथ देते हुए। तो जहाँ पर अवाम की मसाइल की बात होगी, अवाम के साथ कहीं हमें ज़्यादती होते हुए नज़र आएगा, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे नंबर से ये हुकूमत खड़ी हुई है। और फैसला करना उसके बरक्स बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जमहूरियत का तसलसल रहे और मुल्क में स्टेबिलिटी आए, तो हम बार बार हुकूमत को बावर करा रहे हैं कि अपने चंद फैसले दुरुस्त कर लें। लेकिन अगर हुकूमत नहीं समझेगी तो फिर जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी के पास वो अख्तियार है कि वो अपने फैसले अवाम के मफाद में ज़रूर करें। लेकिन बात वही है ना, जब कुछ फैसले लेने का वक्त आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ज़रूर कहती है कि हम जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे, हम नहीं चाहेंगे कि सिस्टम चलते हुए सिस्टम को जो है ना हम वापस कर दें। तो टाइम आप लोग टाइम देते हैं और आप लोग यही चाहते हैं। और मुझे बताइए ना शाजिया, मुझे आप बताइए ना, चले मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताएं क्या करें। इनका एक तहरीरी मुआहदा था हमारे साथ कि पिछले बजट में, बजट साजी में पीपल्स पार्टी को के साथ ही मशावरत करेंगे, इन्होंने नहीं किया। ठीक है, हमने एहतजाज किया, इट वॉज टू लेट, उस वक्त बजट बन चुका था, बजट आ चुका था। क्या करते हैं, हम हुकूमत छोड़ देते, हुकूमत गिर जाती, फिर क्या होता, मुल्क एक नए इलेक्शन की तरफ जाता, क्या होता। मतलब कब तक ये चीजें चलती रहेंगी, हर साल इलेक्शन होंगे, क्या होगा इस मुल्क में। कब तक इनकी ये जो ये चीज कंट्री, तो कब तक फिर मुस्लिम लीग नून के ये बिहेवियर बर्दाश्त करते रहेंगे आप लोग?
और देखिए ना, अब कितनी भी रोमांस क्यों ना हो आपस में, लेकिन जब आपस में दो पार्टनर्स के मामला इस हद तक ख़राब हो जाएं तो फिर फैसला कुन मरहला आ ही जाता है। अब ये सवाल तो आपको, अगर आपके शो में कोई PMLN का नुमाइंदा होता तो आप उससे पूछती। हमने तो बड़ा सब्र का और तहम्मुल का इजहार किया हुआ, हम तो भी सब्र करके बैठे हुए। हम हर फोरम पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं। सो मच सो के सखर और हैदराबाद जो मोटरवे, जो मिसिंग लिंक है, जो स्ट्रेटेजिकली नेशनली बहुत इम्पोर्टेंट है, M6, उसको एक्निक्स अप्रूव नहीं कराया गया, हालांकि पीपल्स पार्टी कब से ये कह रही है। और ये सिर्फ सिंध का प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज अ नेशनली एक मिसिंग लिंक है बिटवीन द और वो उसको नहीं कर रहे। लाहौर और बहावल नगर का कर रहे हैं। तो अब देखिए ना, इस किस्म के फैसले ना ऑप्टिक्स के लिए अच्छे हैं, ना इत्तेहाद के लिए अच्छे हैं, ना आवाम के लिए अच्छे हैं। अब ये तो फिर इनको ही कोई समझाए। चल, हमारा प्रोग्राम चांद रात के हवाले से था, लेकिन चूंकि हम सहाफ़ी हैं तो अंदर से वो जो एक सहाफ़त वाली जो हिस्स होती है वो बार बार जागती है। तो इन्हीं बातों में प्रोग्राम का वक्त भी जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो जाने से पहले मैं ये चाहूँगी कि ईद के हवाले से मैं आप लोगों के मैसेजेस लूँ, आवाम के लिए, सबके लिए। अतर, ईद के हवाले से मैसेज। जी, ईद मुबारक, और आप सब लोगों को ईद मुबारक, और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी ईद गुजारें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये ईद इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, और अपनी बीवियों का हाथ बटाएं, काम कराएं, किचन में उनकी हेल्प करें, और सिर्फ मन चले बाहर ना जाएं। ये मैसेज देना चाहिए ना आपको, मैं इंतजार कर रही थी। बिल्कुल देना चाहिए। अपनी फैमिलीज को बाहर लेके जाएं, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करें। आपका जो शरीके हयात होता है वो आपका लाइफ पार्टनर होता है। तो आपका जो मर्द हजरात हैं, वैसे मेजॉरिटी मर्द हजरात अच्छे होते हैं, आप लोगों ने तो वैसे महाज बना लिया है, तो मेजॉरिटी तो वो तो करते ही हैं, पर जो नहीं करते वो भी किया करें घर में काम। बिल्कुल। अनीका, ईद मैसेज। मेरा पैगाम ये होगा सबको, एक तो ईद मुबारक, दूसरा ये कि इस टाइम पर, इस ईद पर बिलखुसूस, क्योंकि ये वाली रात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये एक तरह से तशक्कुर की रात होती है। तो इस टाइम पर फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इस ईद के मौके के ऊपर पानी भी बहुत ध्यान से यूज़ कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पर शदीद किल्लत है पानी की और सिर्फ पीने का स्टॉक रह गया है। तो प्लीज़ खुदारा ये जिम्मेदारी का एहसास भी कीजिए। बाहर जाकर पेट्रोल फूकने की बजाय जो वन व्हीलिंग और इस तरह से इधर उधर जाना और फर्राटे भरती हुई जाती हैं बाइक, उसकी बजाय कोशिश कीजिए कि आप कोई अच्छे काम में ये नाइट भी स्पेंड कर ले। शैतान खुल गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बुराइयां भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निका निसार मेरे साथ थी, अतर काज़मी, शर्मिला फारूकी साहिबा, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप सबको चांद रात मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। खुश रहें, सबको खुश रखें, ईद मनाएं, खुशी से मनाएं, सबको साथ लेकर चलें। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।